थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, देखो ध्यान से, है कुछ नहीं। चलिए, टॉपिक अपना चलिए, गुप्त काल खत्म हुआ, गुप्त के बाद प्रारंभ होगा उत्तर गुप्त काल। ठीक है, लगभग 500-650। ठीक है, अभी देखिए, गुप्तों का शासन खत्म हुआ। गुप्तों में कुछ अच्छे राजा भी हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, कुमारगुप्त हुआ, स्कंदगुप्त तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद उनका पतन चालू हो गया। कमजोर शासकों का बनना भी एक पतन का कारण होता है, और बहुत से कारण होते हैं। धीरे धीरे उनका पतन हो गया, लेकिन याद रखना है, इसी समय जो ये वाला क्षेत्र था, दिल्ली, हरियाणा, ये वाला क्षेत्र, यहां पर गुप्तों का एक सामंत था जिसका नाम था पुष्यभूति। सामंत का क्या नाम था? पुष्यभूति। और खुद गुप्ता किसके सामंत थे? कुषाणों के। किसके सामंत थे? कुषाणों के। और गुप्तों के जो सामंत हुए, उसमें एक का नाम बता रहा हूं अभी, पुष्यभूति। इसने थानेश्वर, हरियाणा, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, जिस जगह का नाम है थानेश्वर, यहां का सामंत था। ठीक है, और इसने इस जगह पर जब देख लिया कि पाटलिपुत्र या मगध में गुप्तों की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, तो इसने क्या किया, अब इस थानेसर को अपनी राजधानी बना करके इस जगह पर छोटा मोटा शासन पर, लेकिन ये अभी तक अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। ठीक है, तो इसी कारण इसके नाम से इस वंश का नाम पड़ा पुष्यभूति वंश, क्योंकि इस वंश का आदि पुरुष कौन था? पुष्यभूति। इसीलिए इसका, इस वंश का नाम पड़ा पुष्यभूति वंश। इसके बाद इसका बेटा आएगा प्रभाकर वर्धन, उसका बेटा आएगा क्या? राज्यवर्धन। उसका बेटा कौन आएगा? हर्षवर्धन। और सबके पीछे लग रहा है वर्धन। क्या लग रहा है? वर्धन। इसीलिए इस वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। पुष्यभूति वंश बोलो चाहे वर्धन वंश। संस्थापक का नाम, संस्थापक का नाम प्रभाकर वर्धन, आदि पुरुष पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक प्रभाकर वर्धन, आदि पुरुष पुष्यभूति। बातें समझ में आ गई? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात इसके बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन, शासक बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसकी बेटी थी राजश्री, और छोटा बेटे का नाम था हर्षवर्धन। 3 संतान हुआ प्रभाकर वर्धन के। चूंकि सबका नाम पीछे लग रहा है वर्धन, इसलिए इस वंश का नाम हो जाएगा वर्धन वंश। ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राजा बनेगा बड़ा भाई राज्यवर्धन। बड़ा भाई बना राज्यवर्धन, तो अपनी बहन का विवाह करवाएगा कन्नौज में। यहां पर कौन था? यहां पर था, वंश बोलेगा तो मौखरी वंश। वंश का नाम क्या है? मौखरी वंश। और शासक का नाम याद रखना है आपको, गृहवर्मा।
कहीं ग्रीवर्मन मिलेगा तो भी वही है, ग्रीवर्मा। यहाँ पर शासक कौन था? ग्रीवर्मा के साथ किसका शादी हो गया? राजश्री का होगा। पुष्यभूति कौन है रे भैया? भूत से शादी कराओगे इसका? प्रभाकर वर्धन खत्म, राज्यवर्धन जब शासक बना, ठीक है, किसका शादी करा दिया? अपनी बहन राजश्री का शादी कहां करा दिया? कन्नौज या मौखरी वंश के राजा गिरिवर्मा के साथ। किसके साथ करा दिया? गिरिवर्मा। इसी समय यहां पर मालवा में एक शासक रहता था जिसका नाम है देवगुप्त। नीचे जस्ट मालवा, एमपी का जगह, मालवा में शासक था देवगुप्त। ये देवगुप्त किसी भी तरह कन्नौज पर अधिकार चाहता था, क्योंकि ये जो कन्नौज है गंगा यमुना के दोआब पर है। ठीक है, कन्नौज कहां पर है? गंगा यमुना के दोआब पर। इलाहाबाद के पास ये मिलेगा जाकर के, कन्नौज पे नहीं मिलता ना भैया। कन्नौज के पास ये ऐसा, ये इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये दोआब वाला क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक उपजाऊ था, इसलिए इस जगह को पाना चाहता था कौन? मालवा का शासक देवगुप्त। ठीक, इस मालवा के शासक देवगुप्त का बहुत अच्छा दोस्त था शशांक। वंश बोलेगा तो गौर, वंश का नाम क्या था? गौर वंश। वंश का नाम क्या था? गौर वंश। गौर वंश का जो शासक शशांक था वो मालवा के शासक देवगुप्त का दोस्त था। लेकिन अब शशांक की बात सुनिए, ये राजश्री से प्रेम करता था। वन साइडेड लव है, ये करता था, वो नहीं करती थी। ठीक है ना भैया? नाम क्या था इसका? शशांक। मालवा के शासक का नाम क्या था? देवगुप्त। इसको क्या चाहिए था? कन्नौज। और राजश्री भी शादी करके कहां आ गई? कन्नौज। दोनों के दुश्मन क्या हो गए? कॉमन। और ये दोनों क्या हैं? दोस्त। ये दोनों के दोनों अटैक कर दिए किसके ऊपर? कन्नौज के ऊपर। किसके ऊपर अटैक कर दिए? कन्नौज के ऊपर। और ग्रीवर्मा की हत्या कर दिए, और राजश्री को उठा के कहां ले आए? बंगाल। राजश्री को उठा के कहां ले आए? बंगाल। क्योंकि राजश्री से प्रेम कौन करता था? शशांक। ये बात पहुंची थानेसर। थानेसर में शासक कौन था? कौन था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन निकला कहां के लिए? बंगाल के लिए। बंगाल जाने से पहले क्या मिलेगा? मालवा। और मालवा में कौन बैठा है? पहला सामना देवगुप्त से होगा, देवगुप्त की हत्या कर देगा कौन? राज्यवर्धन। देवगुप्त की हत्या करके निकल जाएगा गौर नरेश शशांक के पास। लेकिन गौर नरेश शशांक चालाकी से किसकी हत्या करवा देता है? राज्यवर्धन की। अब ये थानेसर में एक छोटा 16 साल का लड़का था, नाम था उसका हर्षवर्धन। ये गद्दी पर बैठा, बात बहन का था, इसने बंगाल पर अटैक किया। यहां पर दो अलग अलग कहानियां चलती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसने गौर नरेश शशांक की हत्या करके बहन राजश्री को छुड़वाया और कन्नौज की साम्राज्ञी घोषित किया, और अपनी खुद की राजधानी थानेसर से कहां पलटाया? कन्नौज। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये बोलता है दोनों के बीच में संघर्ष तो हुआ, लेकिन शशांक की मृत्यु का कारण पता नहीं चला, लेकिन ये अपनी बहन राजश्री को छुड़ाने में सफल रहा और उसको कहां की साम्राज्ञी बना दिया? कन्नौज की। और अपनी बहन की रक्षा के लिए यहां खुद बैठा, तो इसने थानेश्वर से राजधानी कहां पलटा दिया? कन्नौज। इतनी घटनाओं के बाद आपको पढ़ना है हर्षवर्धन। अब गद्दी पर देखो बैठा कौन है? राजश्री। एक्चुअल में शासन कौन कर रहा है? हर्षवर्धन। एक्चुअल में शासक कौन कर रहे हैं? हर्षवर्धन। सारा चीज लिखा हुआ है, पढ़ लेना कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, राज्यवर्धन कौन था, ग्रीवर्मन कौन था, थानेसर कौन था, सारा चीज एक एक चीज लिखा हुआ है, पढ़ते जाना। ठीक है, ग्रीवर्मन ये देखो, लेकिन राज्यवर्धन शशांक से युद्ध में हारा जाता है और शशांक द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, राज्यवर्धन ये देखो नोट, शशांक ने ही, यही क्वेश्चन याद रखना है शशांक के बारे में।
कौन से पेड़ को? बोधि पेड़ को। ये वही बोधि का पेड़ है जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, इस बोधि वृक्ष को क्या करता है? उखाड़ के फेंक देगा। यही क्वेश्चन आएगा शशांक के बारे में। रात्रि वास्त्री कोई क्वेश्चन नहीं आएगा शशांक के बारे में। हो सकता है कभी कोई पूछ भी गया, एक्चुअल क्वेश्चन आएगा बोधि महाबोधि पेड़ को या बोधि वृक्ष को कौन उखाड़ के फेंका था? गौर नरेश शशांक। ठीक है, आगे बात करते हैं। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में पुष्यभूति वंश का या वर्धन वंश का अगला शासक कौन बनता है? हर्षवर्धन। ठीक है, और जैसे राजा बनेगा 606 ईस्वी में राजा बन रहा है और इसी दिन एक कैलेंडर चलाएगा। नाम क्या उसका? हर्ष संवत। कैलेंडर चलाएगा, क्या नाम है उसका? हर्ष संवत। क्लियर? चले आगे। चलिए, हर्षवर्धन क्या करेगा? बंगाल पर अटैक करेगा, अपनी बहन को छुड़ाएगा, फाइनली अपनी बहन को कन्नौज की गद्दी पर बैठाएगा और अपनी राजधानी कहां शिफ्ट कर लेगा? कन्नौज। ठीक, कन्नौज। ये देखिए, कन्नौज की सम्राज्ञी अपनी बहन को राजश्री को घोषित कर दिया। अब यहां से अब कहानी, अब अपने को पढ़ना है मेन हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का शासनकाल बहुत अच्छा चल रहा था। हर्षवर्धन बड़ा ही दयालु और बहुत अच्छा राजा था। हर्षवर्धन को बोला जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन को। अभी सब बताऊंगा और एकदम डीपली बताऊंगा। ठीक, हर्षवर्धन आगे चल के बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लेता है। हर्षवर्धन कौन से धर्म को अपना लेगा? बौद्ध धर्म अपना लेगा। ठीक है, इसी के शासन काल में 629 ईस्वी में 629 एडी में एक चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आएगा जिसका नाम है वेनसांग। 15-16 साल रहेगा, 29 से लेकर के 45 16 साल तक भारत में रहेगा वेनसांग। बौद्ध धर्म की शिक्षा लेगा। हर्षवर्धन इस वेनसांग को इतना पसंद करने लगा कि इसे वो नीति का पंडित कहते थे। क्या बोलता था? नीति का पंडित। बातें याद हो रही है? नीति का पंडित कहता था इसको। ठीक है, ध्यान से इसकी रचना याद रखना है आपको। सीयू की बहुत इंपॉर्टेंट रचना। ये सीयू की इसलिए जानना है कि जब मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तो फिर एक बार आएगा सीयू की। ठीक है, उस समय फिर बताऊंगा मैं आपको ये सीयू की रचना किसके द्वारा किया गया? वेनसांग। वेनसांग को बोला जाता था यात्रियों का राजकुमार। क्या बोला जाता था? यात्रियों का राजकुमार, क्योंकि वेनसांग ही एकमात्र ऐसा यात्री था, ट्रेवलर था, जो थल मार्ग से आया, चीन से आ रहा है। वेनसांग कहां से आया था? चाइना से आया था और वापस थल मार्ग से वापस गया। अभी तक जो भी आता था थल मार्ग से आता था और जल मार्ग से वापस जाता था। जो भी आया हमेशा कैसे गया? वाटरी पार्ट से। लेकिन ये एकमात्र ऐसा ट्रेवलर या ऐसा यात्री था जो थल मार्ग से आया और थल मार्ग से ही वापस गया। इन्हीं कारणों से इतिहास में इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स। इसकी रचना का नाम याद रखना है, सीयू की। इसी रचना में छत्तीसगढ़ को यह बोला किया सलो। बोलना चाहता था कौशल। क्या बोलना चाहता था? कौशल। अब चाइना का आदमी इंग चांग क्वाचाल और सब क्या बोल, कहा बोलते? किया सलो कहा थे, किया सलो। और क्या बोल दिया उसने? किया कौशल बोलना चाहता था, लेकिन क्या बोला? ये क्वेश्चन आ चुका है ना। रचना का नाम सीयू की। रचना का नाम सीयू की। छत्तीसगढ़ को क्या बोला था उसमें? किया सलो। क्या करने आया था वेनसांग? बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करने। ठीक है, अपन ने अब जो पुस्तक लिखा सीयू की, अब उस पुस्तक में देखो अब उसका यात्रा वृत्तांत था। छत्तीसगढ़ के बारे में लिख रहा है तो भैया इनके बारे में लिखेगा, हर्षवर्धन के बारे में। इसी पुस्तक में इसने हर्षवर्धन को क्या नाम दिया? इसको बोला साहित्यकार राजा। हर्षवर्धन का क्या नाम रखा? साहित्यकार राजा। एक, हर्षवर्धन खुद कितने टाइटल लिया था? 3।
परम भट्टारक 1, सकल उत्तर पथनाथ 2 और शीलादित्य 3, ये उपाधि धारण किया था। कौन? हर्षवर्धन। ही टुक अ टाइटल ऑफ परम भट्टारक, सकल उत्तर पथनाथ और तीसरा याद रहना शीलादित्य। ये खुद टाइटल लिया और सीयू की पुस्तक में उसको वेनसांग ने क्या बोला था? साहित्यकार राजा। साहित्यकार राजा इसलिए बोल रहा है कि हर्षवर्धन एक साहित्यकार था और उसने बहुत सारे साहित्य लिखे। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारी की सारी रचनाएं हर्षवर्धन की है। ये रचनाएं करता था, कविताएं लिखता था, बुक्स लिखता था, इसीलिए इसको कैसा राजा बोला? साहित्यकार राजा। कौन बोला? वेनसांग बोला। इसी के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, सॉरी, इसी के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट। इसके दरबारी कवि का क्या नाम था? बाणभट्ट। उसने 2 पुस्तक लिखा, हर्षचरित और कादंबरी। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादंबरी। इसका दरबारी कवि था, वो लिखा, और इसने खुद 3 लिखा। कौन कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये भूलना ही नहीं है, आए दिन प्रश्न बना हुआ है हर्षवर्धन। इसी पुस्तक में उसने बताया कि जब वेनसांग भारत आया था उस समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदाय में बटा था। कितने समुदायों में बटा हुआ था? 18 समुदाय में बटा हुआ था बौद्ध धर्म। इसी सीयूकी में उसने कृषकों को शूद्र कहा है। इसी ग्रंथ में उन्होंने बताया कि जो मध्य देश है वो ब्राह्मणों का देश है। मध्य देश मतलब नर्मदा नदी के ऊपर जो अभी जगह पड़े अपन, जितना थानेसर पढ़े, कन्नौज पढ़े, मालवा पढ़े, ये इसी को बोला जा रहा है मध्य देश। मध्य देश काय का देश हुआ करता था? बोलता है ब्राह्मणों का देश। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? बाणभट्ट। उसकी रचनाएं क्या है? हर्षचरित और कादंबरी। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम कहां खोया तुरे? बता। गुड, ठीक, गुड। वेनसांग को क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार। और नीति का पंडित कौन बोला पता है? हर्षवर्धन। ये उसको साहित्यकार राजा बोल दिया, अब वो उसको नीति का पंडित बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? देखो ध्यान से। हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में 2 बड़े बड़े धर्म सभा का आयोजन किया। यही क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान से सुन लेना। हर्षवर्धन अपने शासन काल में 2 धर्म सभा का आयोजन किया। एक धर्म सभा कन्नौज में आयोजित किया और दूसरा इलाहाबाद या प्रयागराज। कौन कौन सा जगह बोला? कन्नौज और इलाहाबाद। क्या कर रहा है? धर्म सभा बुला रहा है। क्या बुला रहा है? धर्म सभा। ठीक है। जो कन्नौज में धर्म सभा बुलाया उसका अध्यक्ष बनाया वेनसांग को। कन्नौज में जो धर्म सभा का आयोजन हो रहा है उसका अध्यक्ष कौन बना? वेनसांग। और इसी कारण इसने नीति का पंडित कहा था। ओके। इसी ये जो धर्म सभा हो रहा है इसी को बोला जाता है इतिहास में 5वीं बौद्ध संगीति। मैं आपको टोटल कितनी बौद्ध संगीति पढ़ाया हूं जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहा था? 4 बौद्ध संगीति। कौन कौन राजा कराया था यादव जी? राजा, एक अशोक, काला अशोक, उसके पहले अजात शत्रु और सबसे आखिरी वाला कनिष्क। ठीक है। तुमको याद रखना एक ठीक है। अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4। अब 5वीं बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई? तो हर्ष। लेकिन आपके सिलेबस में 4 बौद्ध संगति ही है। लेकिन किसे मान लो प्रश्न आ गया, किसे 5वीं बौद्ध संगति का आयोजन कौन कराया? हर्षवर्धन। कहां कराया? कन्नौज में। अध्यक्ष का नाम वेनसांग। इतना याद रख लेना।
दूसरी जो बौद्ध संगति हो रही, मतलब सॉरी, दूसरा जो धर्म सभा हो रहा है, इसको बोला गया मोक्ष परिषद। इस धर्म सभा का क्या नाम रखा गया? मोक्ष परिषद। क्या नाम रखा गया? मोक्ष परिषद। इसका आयोजन इलाहाबाद, बातों को समझना, इसका आयोजन हो रहा है इलाहाबाद में। इसका आयोजन कहां हो रहा है? इलाहाबाद में। इसमें हुआ कि पिछले वाला कन्नौज वाला बौद्ध धर्म के लिए विशेष था, इसमें क्या हुआ, सभी धर्मों को विशेषता दिया गया। हिंदू, एन, जैन, जितने धर्म, अभी मुस्लिम धर्म का उदय कहीं और हो चुका है, अभी अपने भारत में मुस्लिम धर्म नहीं आया है। मुस्लिम धर्म हमारे भारत में आएगा 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आखिरी में, 7वीं 8वीं शताब्दी, अब आने वाले हैं, 6वीं शताब्दी पहुंच ही गए हैं। राजपूत के समय आ जाएंगे अपन, उधर राजपूत काल चालू करेंगे और मुस्लिमों का आक्रमण प्रारंभ होगा। पैगर मोहम्मद उधर से अपना संदेश भेजेंगे, अब वो धीरे से मुस्लिम आक्रमण चालू होगा, तब मुसलमान यहाँ आएंगे, अभी तक मुसलमान नहीं है। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू वाले कोई वैष्णव वाले, कोई शैव वाले, कोई शाक्य वाले, मतलब शक्ति वाले, ऐसे करके सब इकट्ठा हुए प्रयागराज में, और इनको हर 5 साल बाद एक बार इकट्ठा करना चालू कर दिया। धीरे धीरे इनका गैप बढ़ते बढ़ते आज वर्तमान में इसका गैप 12 साल है। इसका आयोजन अब हर 12 साल में होता है, और 12-12 साल में किसका आयोजन होता है? कुंभ मेले का। तो भारत में कुंभ मेले की शुरुआत कराने वाला हर्षवर्धन। पहले कुंभ मेले का आयोजन कहां हुआ? इलाहाबाद में। कुंभ मेले का आयोजन कितने साल के गैप में होता है? 12 वर्षों के गैप में। कहां कहां होता है? उज्जैन 1, इलाहाबाद 2, हरिद्वार 3 और नासिक 4। नासिक, ये 4 जगह पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रारंभ कौन कराया? इतिहास देखो, पुराणों के अनुसार बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर बता रहा हूं। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। काय का उपाधि लिया था? परम भट्टारक, सकल उत्तर पथनाथ और शिलादित्य। ठीक है। हर्षवर्धन का शासनकाल, इधर देखिए मैप कहां है। हर्षवर्धन का शासनकाल ये रहा नर्मदा नदी। जैसे ऊपर में आपको बताया मैं, ये इसको अपन बाउंड्री मान लेते हैं, ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को उस समय रेवा नदी के नाम से जानते थे। नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? रेवा नदी के नाम से। ये ऊपर में किसका शासन चालू हो गया? हर्ष का। किस नदी के ऊपर में हर्षवर्धन का? नर्मदा नदी के ऊपर किसका शासन प्रशासन चल रहा है? हर्षवर्धन का। ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे ये वाला हिस्सा, यहां पर था चालुक्य। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। और यहां पर था पल्लव। दक्षिण भारत का इतिहास अलग पढ़ना है। दक्षिण भारत का इतिहास कल चालू करूंगा मैं। 300 BC से 3, और छोटा सा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है ना। मेन यही है आपका जो पढ़ रहे हो आप। ठीक है। उत्तर भारत में ये सब यहां पर पूरा हर्ष का शासन चल रहा है। दक्षिण भारत में सेम टाइम में एक वंश था चालुक्य वंश और एक वंश था पल्लव वंश। इस चालुक्य वंश में भी शासक का नाम याद रखना है, लिखा ही होगा, नहीं लिखा है क्या? बादामी या वातापी के चालुक्य। ठीक है। इस चालुक्य वंश का शासक का नाम था पुलकेशन सेकंड। पुलकेशन सेकंड। पल्लव में 2 राजा, एक का नाम महेंद्र वर्मन, दूसरे का नाम नरसिंह वर्मन। और ये था फर्स्ट। ये 2 राजा बता रहा हूं। अब होता क्या है, हर्ष चाहता था नीचे भी मेरा शासन प्रशासन हो, लेकिन उसका शासन प्रशासन नर्मदा नदी के ऊपर ही तक था।
ये नर्मदा नदी को पार करना चाहता था। नर्मदा नदी से लगा हुआ शासन प्रशासन कौन कर रहा था? चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड। हर्षवर्धन का पुलकेशन सेकंड के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। किसका किसका युद्ध हो रहा है? हर्षवर्धन का पुलकेशन सेकंड के साथ। इस युद्ध में हर्षवर्धन हार जाता है। इस युद्ध में कौन हार जाता है? हर्षवर्धन हार जाता है। और हर्षवर्धन अब नीचे की तरफ कभी रुख नहीं करता। ठीक है, किससे हारा? पुलकेशन सेकंड से। इस पुलकेशन सेकंड का एक राजकवि था। ठीक है, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, क्या नाम था उसका? रवि कीर्ति। चालुक्य शासक का नाम क्या था? पुलकेशन सेकंड। उसके दरबारी कवि का क्या नाम था? रवि कीर्ति। इसने इसके लिए एक अभिलेख लिखा जिसका नाम है एहोल। एहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति अभिलेख। किसका नाम है इस अभिलेख? रवि कीर्ति ने जो अभिलेख लिखा उस अभिलेख का नाम है, देखो, पुल, इतने ही पकड़ो, पुल। और पुल में क्या रहता है? होल, एहोल। अरे पुलिया में होल रहता ही नहीं रहता है? पुल एहोल। लिखने वाला कौन? रवि कीर्ति। इसके एहोल प्रशस्ति अभिलेख में इस बात का वर्णन है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन सेकंड और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौन हारा था? हर्षवर्धन हारा था। इस बात की जानकारी मिलती है एहोल प्रशस्ति अभिलेख से। अब ये जैसे हराया पुलकेशन सेकंड, इसने उपाधि धारण कर लिया दक्षिण पथ पतेश्वर नाथ। तू बोले उत्तर सकल उत्तर पथनाथ है, तो मैं दक्षिण पतेश्वर पथनाथ की उपाधि धारण किया। पूरे दक्षिण का राजा मैं। अब इसी चक्कर में आक्रमण कर दिया कहां पर? पल्लव में। कौन? पुलकेशन सेकंड। महेंद्र को हरा दिया, महेंद्र की हत्या कर दिया। पिता का बदला लेने के लिए नरसिंह वर्मन किसके ऊपर अटैक कर देगा? पुलकेशन सेकंड। और पुलकेशन सेकंड की हत्या कर देगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और इतना मूड खराब रहता है, मारने के बाद उसके पीठ में लिखाता है बड़ा बड़ा विजय। नरसिंह वर्मन फर्स्ट क्या लिखाता है? पुलकेशन सेकंड के पीठ पे विजय शब्द। इतने कहानी में कुछ किसी को कोई भी समस्या? हर्षवर्धन ऊपर शासन कर ही रहा है। ठीक है, हर्षवर्धन हार गया कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर किससे हारा? पुलकेशन सेकंड से। पुलकेशन सेकंड से ये सारी बातें हमको जानकारी का स्रोत है सीयू की, क्योंकि वो वेनसांग जो जो जीतता था उसके उसके दरबार में चल देता था खाने। बोले जीता है तो अच्छा खाने मिलेगा, बढ़िया बढ़िया, वहां चल देता था। हर्षवर्धन हारा तो पुलकेशन सेकंड के पास आ गया, और पुलकेशन सेकंड हारा तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के पास चल दिया। ठीक है, तभी खीरपूरी मिलेगा, इधर तो मातम चल रहा है। ठीक, ये याद रखना है। नीचे दक्षिण भारत का। अब हर्षवर्धन एक बार कहां पर आक्रमण कर दिया? कश्मीर पर। कहां आक्रमण कर दिया? हर्ष कश्मीर पर। कश्मीर पर जब ये आक्रमण करता है तो कश्मीर के साथ कोई विशेष युद्ध नहीं होता, लेकिन कश्मीर के शासकों से बलपूर्वक युद्ध कर रहा है, इसलिए क्या बोलोगे? बलपूर्वक। गौतम बुद्ध के दांत के अवशेष, अवशेष मीन्स दांत ले आया। गौतम बुद्ध का दांत कहां से ले आया? कश्मीर से। कश्मीर के शासकों से छीन करके बलपूर्वक। तो दो युद्ध याद रखना है हर्षवर्धन का, एक नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन सेकंड के साथ, और एक युद्ध, एक आक्रमण कर रहा है कश्मीर में। तो कश्मीर से क्या मिला उसको? गौतम बुद्ध का दांत। वैसे ही कुछ दिन पहले बताया था एक व्यक्ति आक्रमण करेगा और उसको मिलेगा गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र। उस व्यक्ति का क्या नाम था? क्या नाम था? कनिष्क। कहां पर आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र में। हर्षवर्धन, पढ़ते रहना बैठ के आराम से, सारा चीज लिखा हुआ है। चलिए यहां आते हैं अभी।
ये चल रहा था सकल, हाँ, सारा बात हो गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में नर्मदा या तक फैला हुआ था। इसमें नर्मदा को दक्षिण में पुलकेशन सेकंड हुआ करता था, जो बादामी या वातापी का क्या था, शासक था। ठीक है, चलिए, पुलकेशन सेकंड एकलौता राजा हुआ जिसने हर्षवर्धन को युद्ध में हराया। इस बात का जानकारी कहां से मिलता है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख से। कहां से मिलता है आपको, एहोल प्रशस्ति अभिलेख से। अब ध्यान से सुनना, हर्षवर्धन अब उसके बाद दक्षिण की तरफ अभियान नहीं करेगा। अब हर्षवर्धन निसंतान था, कोई उसका वारिस नहीं था, तो हो गया कन्नौज का सीट खाली। क्या हो गया, कन्नौज का सीट खाली हो गया। इस कन्नौज, ये देखो ये रहा कन्नौज, हर्षवर्धन के बाद बोल रहा हूं मैं, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज खाली हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन निसंतान था, राजा बच्चा ही नहीं था तो कौन बनेगा। इस कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चला। यह है राष्ट्रकूट वंश, यह है गुर्जर प्रतिहार, और यह है पाल वंश। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार, और यह है पाल वंश। इन तीनों के बीच में ट्राइंगल होता है। ठीक है, तुम लोग ट्राइंगल किसको बोलते हो, दो लड़का एक लड़की ना, एक लड़की तीन लड़का, फोर एंगल है तुम्हारे हिसाब से। इनके में क्या चल रहा है, फोर एंगल। इसको भी कन्नौज चाहिए, इसको भी कन्नौज चाहिए, उसको भी कन्नौज चाहिए। इस युद्ध को इतिहास में कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, राजपूत के पहले पढ़ाऊंगा त्रिपक्षीय संघर्ष, इसी के बाद भारत में आएगा राजपूत वंश। गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत वंश है, राजपूत डायनेस्टी आएगा, तो भारत में पूरा का पूरा आ जाएंगे राजपूत एक समय के लिए, 400 साल के लिए। और उन्हीं के साथ आएंगे मुस्लिम। राजपूत खत्म होगा, मुस्लिम आएगा, दिल्ली सल्तनत चालू, मध्यकालीन भारत चालू। ठीक है, 15 दिन का क्लास है मध्यकालीन भारत, बस केवल 15 दिन, आधुनिक भारत चालू। में बहुत बड़ा सिलेबस क्या था, प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए, आपको क्या करना है, हर्षवर्धन के बाद कन्नौज खाली हो जाता है। कन्नौज पर अधिकार के लिए राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इनके बीच जो संघर्ष होता है उसका क्या नाम है, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, याद रखना। कौन कौन से, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश के बीच क्या चालू होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है। क्या होगा आगे बात करेंगे बाद में। हर्ष के समय नालंदा और वल्लभी, नालंदा बिहार, वल्लभी गुजरात, ये दोनों विद्या के, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थे। जबकि मथुरा जो है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र था, पहले भी मथुरा बता चुका था, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस था। कन्नौज पर अधिकार हर कोई चाहता था, क्योंकि कन्नौज एक क्या हो गया था, ट्रेड सेंटर, व्यापारिक केंद्र था। ओके, हर्ष ने उत्तर भारत, कश्मीर, देखो मैं बताया था कश्मीर पर हमला किया और वहां से क्या पाया था, गौतम बुद्ध के दांतों के अवशेष। ठीक है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। कौन सा धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म में भी दो शाखा है, हीनयान और महायान। कौन सा शाखा, अभी तक जितना पढ़े हो सब महायान पढ़े हो, अक्कल ही मत लगाना, कोई हीनयान शाखा का पढ़ाई नहीं है। अभी तक जितना पढ़े हो सब कौन से शाखा का पढ़े हो, कनिष्क भी कौन से शाखा से संबंधित था, महायान शाखा से। ठीक है, विष्णु और शिव की भी स्तुति करता था। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से इसने राज्यों को प्रांतों में बांट रखा था, भिन्न भिन्न राज्य बटा हुआ था प्रांतों में, और प्रांत को उस समय कहते थे भुक्ति। चलो कौन बताएगा भुक्ति का प्रमुख क्या कहलाता था, उपरिक, कल भी बताया था, भुक्ति का प्रमुख क्या कहलाता है, उपरिक। जबकि पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहते थे, खाने वाला चाट और भाटा मत समझ लेना, चाट और भाट, चाट और भाट किनको बोला जाता था, पुलिस कर्मियों को। इतना था तेरा उत्तर गुप्त काल।
ये हो गया खत्म। अब हर्षवर्धन खत्म हो गया, अब क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। क्या होगा? त्रिपक्षीय संघर्ष। तो अब नीचे साउथ इंडिया का इतिहास चालू हो गया है, साथ में अब देखो आने चालू हो गए, चालू किया गया, पल्लव आ गया, तो थोड़ा सा पुराना इतिहास 500-600 तक का साउथ का पढ़ के फिर वापस आएंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में। कल 1-2 दिन मतलब इसी हफ्ते त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म हो जाएगा, राजपूत आ जाओगे आप।